नमस्कार। आज हम बात करेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा के भाग 2 में। हम बात करने वाले हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में, यानी नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। वहीं पे हम बात करेंगे ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस की और ऐसे खतरों की जो विश्व के देशों के लिए नई चुनौतियां लेके आ रहा है। वहीं पे हम बात करेंगे भारत की और भारत से जुड़े कुछ ऐसे जो स्टेप्स भारत ने लिए हैं, ऐसे कदम भारत ने उठाए हैं जो इन सिक्योरिटी चैलेंज से लड़ने के लिए भारत की मदद कर सके। तो अब हम बात करें अगर सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा यानी नॉन ट्रेडिशनल नेचर की, तो जब भी हम अपारंपरिक धारणा की बात करते हैं तो सिर्फ सैन्य खतरों से ही इसका संबंध नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। देखिए, मिलिट्री से यानी सेना से जो खतरा होता है वो तो है ही, लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल खतरों की बात करते हैं, मानव के अस्तित्व पर जो संकट उपन सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, ये सभी जो होंगे आपके नॉन ट्रेडिशनल यानी अपारंपरिक धारणा के अंदर आएंगे। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा का अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदाय या कहें कि समूची मानवता की सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो नागरिकों की विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। तो सच्चाई ये है कि अगर हम देखा जाए पिछले 100 वर्षों से जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों जो खेत रहे। तो अब हम बात करें अगर मानवता की सुरक्षा की, तो कई ऐसे संकट आन पड़ते हैं जब मानवता की जो सुरक्षा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की ही सुरक्षा है। तो मानवता की सुरक्षा का जो हम बात करें व्यापक अर्थ लेने वाले जो पैरोकारों का तर्क है कि खतरे की सूची में जैसे अकाल हो गया, महामारी हो गई और किसी तरह की आपदाएं आ जाती हैं, तो ये भी उसमें शामिल होगा। जैसे कोविड-19 ले लीजिए, कोई एपिडेमिक ले लीजिए जिससे मानवता को खतरा हो, तो ये सब जो है आपका नॉन ट्रेडिशनल में आता है। तो अगर हम बात करें जैसे अकाल की, अगर कहीं पे भी ड्राउट्स हो जाते हैं या फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहां पर भी मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट है कि वहां पे बीमारी फैल सकती है, भुखमरी फैल सकती है, और उसी के साथ साथ ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक विषय बन जाता है। तो मानवता की रक्षा के व्यापक नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। तो व्यापारी खतरे जैसे वैश्विक राष्ट्रवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की हम बात करते हैं, ग्लोबल टेररिज्म की हम बात करते हैं, तो टेररिज्म भी एक हमारे लिए खतरा है, क्योंकि टेररिज्म हो सकता है आपके देश में ही पनप रहा हो या बाहर से आ रहा हो किस तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ी जैसे कि यहाँ पे चिंताजनक विषय। वहीं पे जब हम महामारी देखते हैं, कोविड-19 की जब हमने बात करी, तब विश्व की जो सुरक्षा है वहां पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ के आया कि लोगों की सुरक्षा का क्या। तो महामारी जैसी चीजें, ग्लोबल टेररिज्म, और जिस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक ही देश को नहीं इफेक्ट करेगा बल्कि कई देशों को इफेक्ट करेगा, तो ये भी एक चिंताजनक विषय है। 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी थी और कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होगा जब हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा है, अगर देखें तो इंटरकनेक्टेड तरीके से रहते हैं। कोई भी जो देश है, कोई भी देश है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो वहां पे जो एक दूसरे की सहायता लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। उदाहरण के लिए वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर उछलता है तो बांग्लादेश को 20% हिस्सा डूब जाएगा। और ये जो समस्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र का जो हम बात करें जिस तरीके से सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये सभी के लिए एक चिंताजनक विषय। तो ये भी एक बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय यहाँ पे माना जाएगा। तो किस तरीके से अगर हम देखा जाए कि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो विश्व में कितने ऐसे देश होंगे
जो समुद्र तट के किनारे जो एरियाज हैं, जो लोकेशंस है, वहां पे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना काफी मुश्किल हो। तो खतरे के ये कुछ स्रोत है, लेकिन खतरे के कुछ नए स्रोत भी हैं। जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। जैसे कि आतंकवाद का आश्रय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी कि अगर हम बात करें बिना किसी मृत्यु के नागरिकों को अपना निशाना बनाना होता है। तो आतंकवाद यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या देखा गया है। जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं या आतंकवाद के उदाहरण देते हैं, जैसे कि विमान अपहरण, या फिर आप कह लीजिए भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगाना, ये सब आतंकवाद है। बात करें सन 2001 के 11 सितंबर को, जो आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला, यह एक आतंकवाद का यानी टेररिज्म का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आतंकवाद की देखा गया है कि जो अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप और लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई है। और आतंकवाद अगर देखा जाए तो ये देशों के लिए अभी वास्तविक में एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। मानव अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, यानी पॉलिटिकल अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि आती है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। तो अधिकारों की जो तीसरी कोटि है उसमें आता है उपनिवेशित जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्याकों के अधिकार जाते हैं। तो ये मानव अधिकार की हम बात करते हैं। मानव अधिकार की हम बात कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी होगा सिक्योरिटी की। जब हम बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। और ऐसा टॉपिक है, सुरक्षा का अर्थ केवल एक चीज से नहीं लगाया जा सकता। सुरक्षा का अर्थ विभिन्न प्रकार से विभिन्न देशों के लिए विभिन्न हो सकता है। 1990 के दशक से कुछ घटनाएं, जैसे मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तैमूर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए था या नहीं। देखिए, एक सबसे बड़ी डिबेट यहाँ पे ये भी आती है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, तो क्या यूएन पूरी तरीके से तैयार हो पाया है इसी तरीके के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आतंकवाद रहा है, उन्हें पूरी तरीके से सिक्योर करने में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएन कई तरीके से सक्सेसफुल है। वो पीस बनाने में, कोलैबोरेशन करने में, कॉन्फ्लिक्ट हटाने में बहुत ही ज्यादा मददगार है। लेकिन जहां बात आती है कई ऐसी चीजों की, जैसे महामारी का समय ले लीजिए, या आप वॉर ले लीजिए, या कोई भी आप ऐसी घटना ले लीजिए जिससे मानव हितों का, अगर हम बात करें, मानव अधिकारों की बात करें, वहां पे पूरी तरीके से देखा गया है कि यूएन एक तरीके से काम नहीं कर पाया। कुछ ये भी तर्क देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतरराष्ट्रीय बीमारी का अधिकार देता है वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि संभव है कि ताकतवर देशों के हितों से ये निर्धारित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों या मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में भी नहीं। तो ये डोमिनेंस होगी कि अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हो, यहाँ पे अगर कोई देश जो है हम देख रहे हैं कि उनकी डोमिनेंस है, तो कहाँ पे काम किया जाएगा, कहाँ पे नहीं काम किया जाएगा, इसकी भी जो पूरी तरीके से देखा जाए तो किसके ऑर्डर्स पर ये पूरी चीजें चलेंगी, वो महाशक्तियां है। तो खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें फिलहाल में 760 करोड़ है, और ये जो आंकड़ा है 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का जो हम बात कर रहे हैं 5% सिर्फ 6 देश यानी भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। तो देखिए, खुद भारत की अगर हम बात करें तो भारत कितना बड़ा देश है, भारत की आबादी कितनी बड़ी है। तो अनुमान है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जो जनसंख्या 3 व्यक्ति ऊंचे आए और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूह और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति की जो निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देश और सामाजिक समूह को और गरीब बनाते हैं।
अभी आप देख लीजिए जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, ऐसा माना जा रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की वेजेस कम रह रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा विश्व में, पूरे विश्व में गरीबी का। और कुछ लोगों के पास इतना है और कुछ के पास कुछ नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है विश्व चिंता का। दक्षिण गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ रही है। इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें, देखिए इनइक्वालिटी कई तरीके से हो सकती है। वेल्थ इनइक्वालिटी हो सकती है, इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मुस्तल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। ये इलाका दुनिया के सबसे गरीब इलाके। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्ध में शेष दुनिया की तुलना में कई ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिण गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। और इससे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। माइग्रेशन देखिए होने वाली है, फिनोमेना की अगर हम बात करें कि लोग किस तरीके से माइग्रेट हो रहे हैं। क्लाइमेट की वजह से माइग्रेशन हो रहा है, टेररिज्म की वजह से माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। अगर भारत की बात कर लीजिए, अगर बॉर्डर में किसी भी देश में कोई ऐसी स्थिति आन पड़ती है जिसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये देखा गया है कि देखिए हिल वाले रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पे ऐसी आशंका है कि यहाँ पे सुरक्षा करनी, यानी अगर आप बात करें हिली रीजन्स पे गार्ड करना इतना आसान नहीं होता। और इस तरीके से ये बॉर्डर्स पोरस हो जाते हैं। और ये विश्व की चिंताजनक एक सबसे बड़ी चीज है कि वर्ल्ड में जो माइग्रेशन का स्तर है, आने वाली चुनौतियां, चाहे क्लाइमेट से ले लीजिए, गरीबी से ले लीजिए, आने वाले स्तर पे और ज्यादा देखा जाएगा। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय मतभेद का कारण हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय कायदे कानून और प्रवासी, यानी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, में काफी भेद यहाँ पे करता है। जैसे कि रोहिंग्यास का एक इशू ले लीजिए। उसी के साथ साथ देखने को मिला कि मेक्सिको से किस तरीके से लोगों ने जो है एक माइग्रेशन किया। ये पूरा विश्व के उदाहरण है कि किस तरीके से समय आने पर लोग माइग्रेट करते हैं, और ये किसी भी देश के लिए एक नई सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। तो शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। सबसे बड़ी जो सुरक्षा हम बात करते हैं, एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा सेफ्टी वाला एरिया हो जहां लोग रह सके, और उसी की तलाश में लोग निकल जाते हैं। 1990 से 1995 के बीच विस्तार देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 1990 के दशक में कुल 6 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। तो ये अगर विश्व के उदाहरण है कि किस तरीके से समय समय पर ऐसी चुनौतियां देशों को देखनी पड़ी है। वहीं पे अगर कोई महामारी आ जाती है, बर्ड फ्लू आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में भी देखा गया कि माइग्रेशन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि महामारियों का स्तर और ज्यादा बढ़ेगा। और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से प्रकृति पर परिवर्तन आ रहा है, तो ये देशों को समझना बहुत जरूरी होगा। जैसे कि हम मालदीव्स की बात करते हैं, मालदीव्स और जिस तरीके से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में मालदीव जो है पूरी तरीके से पानी की सतह के नीचे होगा। और जितने भी लोग हैं फिर उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो श्रीलंका और भारत ही जो सबसे नजदीकी देश है, उनमें इन लोगों का माइग्रेशन हो सकता है। 2003 तक अगर बात करें तो पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हो चुके थे और इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में। HIV/AIDS की अगर हम बात करें, कितना बड़ा संकट है ये विश्व के लिए। एबोला वायरस, एटना वायरस और हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ नई महामारियां उभरी हैं जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोध रूप धारण कर दिया। और ऐसे में ऐसी औषधि बनाना, उसके लिए रिसर्च करना
गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम कर रहा है। टीबी खासकर एक ऐसा युद्ध बन गया है जो सरकार को लड़ना बहुत जरूरी हो गया है। 1990 के दशक के उत्तरांत के सालों से ब्रिटेन ने मेड काउ क्रामरी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशिया देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। इन महामारियों का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उदाहरण के तौर पर अगर कोविड-19 की हम बात करते हैं, महामारी के टाइम की बात करते हैं, सभी विश्व के देशों ने ये जान लिया कि महामारी यानी कोई भी बीमारी अगर किसी देश से उत्पन्न होती है तो किसी भी देश में जा सकती है। और ऐसे समय में अंतरराष्ट्रीय तौर पे जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होगी, लोगों ने, सभी देशवासियों ने एक दूसरे का सहयोग करके वैक्सीन बनाई और जिस तरीके से एक दूसरे को मदद करी, पूरा उदाहरण ये दिखाता है कि जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा को जो एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से देखा जाए। उसी के साथ साथ सहयोग मूलक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने और मानव अधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य घातों की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना काफी मुश्किल है। तो ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा। तो संयोग द्विपक्षीय यानी दो देशों के बीच कम्युनिकेशंस की बहुत जरूरत है और ये एक तरीके से हम बात करें डायलॉग्स एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सहयोग मुल्क सुरक्षा में विभिन्न देशों के अंतरिक्त अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की हम बात करते हैं और स्वयंसेवी संगठन की हम बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमिनिटी इंटरनेशनल की, रेड क्रॉस की, निजी संगठन की तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यवसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां शामिल हो सकती हैं ताकि एक कोलैबोरेशन यहाँ पे बन सके। तो सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जहां पे अपनी जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही है। तो जनता के यहाँ पे जो दुख दर्द की जो उपेक्षा कर रही हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो इस तरीके से देखा जाए कि बल प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। वहीं पे हम बात करें भारत सुरक्षा की रणनीतियों की, तो भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है। जब भी हम सिक्योरिटी की बात करें भारत की, इंडिया की, तो यहाँ पे देखिए भारत के लिए समय समय पर नई नई चुनौतियां आती गई हैं। जब भारत ने आजादी ली तो सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को उठाना, भारत की गरीबी को मिटाना और उसे एक ऐसे स्तर पे ले जाना जहां लोग जो है एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं वो लोगों का बढ़ सके। साथ ही साथ भारत ने देखा 1962 में जिस तरीके से 1999 में जिस तरीके से भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच जो युद्ध हुए, ये उदाहरण है कि भारत के लिए समय समय पर चुनौतियां आती रही हैं। वहीं पे जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो जिस तरीके से सैंक्शंस लादने की हम बात करते हैं, विश्व ने जो है भारत के खिलाफ सैंक्शन लादने का उस समय पे जो चयन किया वो भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन के आया। तो भारत की सुरक्षा नीति का जो सबसे बड़ा दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने एशियाई अगर एकता की हम बात करें, हम नैम पॉलिसी की बात करें, यहाँ पे काफी ज्यादा जोर दिया। उसी के साथ साथ भारत ने फिलहाल के सालों में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ाया है। क्लाइमेट से रिलेटेड अगर हम बात करें, क्लाइमेट पे भी भारत ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। भारत कई ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है जहां उसे लगता है कि यहाँ पे जो है डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं पे अंदरूनी समस्याएं जैसे कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखा गया, कश्मीर में देखा गया, आतंकवाद का जो हमला है और ये जो अलग होने की जो चाह है कई स्टेट्स में, इससे भारत के लिए लड़ना और भारत को एकजुट बनाने का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे सामने आता है।
वहीं पे भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में से गरीबी हटाई जा सके, लेकिन भारत के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी विश्व स्तर पे चुनौती बनी हुई है। वहीं जो नए संकट मंडरा रहे हैं वो संकट जैसे कि साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, ये एक भारत के लिए और कई अन्य देशों के लिए मेजर चैलेंज हो सकता है। इसी के साथ हम एंड करेंगे इस चैप्टर को यहीं पे। धन्यवाद।